हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बॉम्ब के बारे में बात करने वाले हैं वो अभी तक के सबसे खतरनाक बॉम्ब में से एक है। यहाँ तक कि जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, फैट मैन और लिटिल बॉय, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आपने टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सार बॉम्ब यानी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करने वाला हूँ, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज हम बात करने वाले हैं सार बॉम्ब के बारे में। इसे कभी किसी वॉर में यूज़ तो नहीं किया गया है, लेकिन इसे टेस्ट जरूर किया गया और ये टेस्ट में कितना खतरनाक साबित हुआ, आइए हम इसको समझते हैं। सार बॉम्ब सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसे सोवियत यूनियन ने 1961 में बनाया था। इस टाइप के न्यूक्लियर बॉम्ब को हाइड्रोजन बॉम्ब या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। इसे हाइड्रोजन बम कहा जाता है क्योंकि ये बना है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 2, ट्रिटियम या हाइड्रोजन 3 यूज़ किया जाता है इसके अंदर बनाने में। अगर हम इसे किसी आदमी के साथ कंपेयर करें तो इसका लेंथ 8 मीटर है और इसका डायमीटर 2.6 मीटर है और इसका मास 27,000 किलोग्राम है, यानी कि ये 5 हाथियों के बराबर है। और ये फैटमैन के कंपेयर में काफ़ी लार्ज है और काफ़ी हैवी है, जिसका मास 4670 किलोग्राम था। अनफॉर्चुनेटली इस बॉम्ब का ब्लूप्रिंट जो है वो काफ़ी सीक्रेट है और इसीलिए जो भी वीडियोस बनी हैं या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं वो सिर्फ एक स्पेकुलेशंस हैं या सिर्फ एक अनुमानित डिज़ाइन है। लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉम्ब है तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता होगा। इसमें प्राइमरी स्टेज होता है और सेकेंडरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज में प्योर फिजन हो सकता है फैटमैन की तरह, या बूस्टेड फिजन भी हो सकता है इसकी तरह। बूस्टेड प्राइमरी स्टेज बना होता है डिफरेंट स्फीयर्स में। ये फास्टर एक्सप्लोजिव्स हैं और ये एक्सप्लोजिव्स कॉमनली यूज होते हैं ग्रेनेड्स में। ये स्लोअर एक्सप्लोजिव्स हैं। देन यूरेनियम 238 टैम्पर वैक्यूम, इसका मतलब है इसमें कंटेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ हम कलर रखते हैं विजिबल बनाने के लिए। देन प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 पिट फ्यूजन फ्यूल प्राइमरी स्टेज के क्रेटर एक्सप्लोजन के लिए होता है। ये पिट सेंटर से खोखला होता है। ये वही स्पॉट है जहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 3 मिक्सचर इंजेक्ट होते हैं इस रेजर्वोयर में। ये सर्व करते हैं बूस्टर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसीलिए टर्म्स यूज करते हैं बूस्टेड फिजन। न्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट होते हैं चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और इसे कंटिन्यू रखने के लिए। प्राइमरी स्टेज पर डेटोनेटर्स होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं हर ब्लॉक्स के साथ, और ये डेटोनेटर्स कनेक्टेड रहते हैं फायरिंग यूनिट से। सेकेंडरी स्टेज या थर्मोन्यूक्लियर स्टेज एक सिलेंडर होता है डिफरेंट लेयर्स वाले, जैसे यूरेनियम 238 शील्ड या पुशर टैम्पर, लिथियम 6 ड्यूटेराइट ड्राई टाइट फ्यूजन फ्यूल के तौर पर, और प्लूटोनियम 239 एज अ स्पार्क प्लग। ये दोनों स्टेज कवर्ड होते हैं पॉलीस्टीरीन फोम के अंदर सपोर्ट के तौर पर। ये रिफ्लेक्टिंग केस या रेडिएशन केस के अंदर बंद होते हैं जो कि फ्यूजन एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। चलिए अब हम यूजुअल हाइड्रोजन बॉम्ब के मैकेनिज्म को समझते हैं, जिससे कि हमें सार बॉम्ब के डिजाइन को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। अक्टूबर 1961 में Tu-95V बॉम्बर प्लेन ने बॉम्ब को कैरी करने के लिए रेडी किया जाता है, लेकिन बॉम्ब इतना बड़ा था कि प्लेन के अंदर फिट ही नहीं हुआ, इसीलिए बॉम्ब को बाहर ही अटैच किया जाता है बॉम्बर प्लेन से। बॉम्बर प्लेन को वाइट रखा जाता है जिससे कि बॉम्ब के फ्लैश का इम्पैक्ट कम हो उस पर। साथ में ऑब्जर्वर प्लेन को भी भेजा जाता है बॉम्ब के इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए। मॉस्को टाइम के अनुसार सुबह 11 बजे सार बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है मेबियो शिका बे टेस्ट साइट पर, जो कि डेजर्ट आइलैंड है नोविया ज़ेमलिया का। क्योंकि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए इसके टेल को पैराशूट से अटैच किया गया है, जिससे कि डेटोनेशन को डिले किया जा सके ताकि सेफर डिस्टेंस तक पहुंच सके। जब बैरोमेट्रिक सेंसर डिसाइडेड एल्टीट्यूड को मेजर कर लेता है जो कि ग्राउंड से 4000 मीटर है, तब फायरिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाता है जो कि वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक पास करता है इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स तक। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेटोनेटर्स तक पहुंचते हैं तब फास्टर एक्सप्लोजिव्स पहले डेटोनेट होते हैं और शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं। देन शॉक वेव्स
स्लोअर एक्सप्लोजिव्स तक पहुंचते हैं। शॉक वेव्स कंप्रेस करते हैं यूरेनियम 238 टेम्पर को, और क्योंकि वहां पे वैक्यूम होता है इसीलिए यूरेनियम 239 हिट करता है यूरेनियम 235 को या प्लूटोनियम 238 पिट को काफ़ी तेज़ी से। इसी की वजह से यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 कंप्रेस हो जाता है और इंटेंस हीट की वजह से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की ज़रूरत होती है बॉम्ब को बड़े लेवल पे एक्सप्लोजन के लिए, और न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है एटम को स्प्लिट करना केमिकल एलिमेंट से, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, और इसमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है स्प्लिट करने के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम को, जिससे 2 सेम एटम जनरेट होते हैं और 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी, और ये तीनों न्यूट्रॉन बम्बार्ड होते हैं अदर यूरेनियम और प्लूटोनियम एटम पर, और इसी तरह से ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन कहा जाता है इसे। ऐसे ही चेन रिएक्शन चलते रहता है जब तक कि इनसे इकट्ठा हुआ एनर्जी एक्सप्लोड ना हो जाए वायलेंटली। जब फिजन स्टार्ट हो जाता है तब जो पिट इंजेक्टेड होता है ड्यूटेरियम ट्रिटियम गैस मिक्सचर से, रेजर्वोयर से, इंटेंस हीट की वजह से जो प्लूटोनियम और यूरेनियम के चेन रिएक्शन से होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच भी फ्यूजन होने लगता है, बट ये काफ़ी स्मॉल फ्यूजन होता है। फ्यूजन से जनरेटेड न्यूट्रॉन और ऐड कर देता है न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन को। प्राइमरी स्टेज के डेटोनेशन की वजह से बहुत इंटेंस हीट एक्स-रे न्यूट्रॉन्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, स्पेशली रेडिएशन केस के अंदर, जो कि एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, जिससे पॉलीस्टीरीन फोम रिलीज हो जाती है और प्लाज्मा में बदल जाता है, जो कि और ज़्यादा प्रेशर ऐड करता है, जिसके बाद प्रेशर सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाता है। ये प्रेशर कंप्रेस कर देता है यूरेनियम 238 पुशर टेम्पर को भी, और डेंस कर देता है लिथियम 6 ड्यूटेराइड और प्लूटोनियम 239 स्पार्क प्लग इनसाइड को इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से। प्लूटोनियम 239 भी फिजन से होके गुजरने लगता है और काफ़ी सारे न्यूट्रॉन्स जनरेट करने लगता है प्राइमरी फिजन और प्लूटोनियम 239 स्पार्क प्लग फिजन से। देन लिथियम 6 ड्यूटेराइड ट्राइटाइड की, और जब लिथियम 6 ड्यूटेराइड हिट करता है न्यूट्रॉन्स को, और जब लिथियम 6 ड्यूटेराइड हिट करता है न्यूट्रॉन्स को, देन ये रिलीज करते हैं हीलियम और ट्रिटियम को। देन ये ट्रिटियम फ्यूज करते हैं एग्जिस्टिंग ड्यूटेरियम लिथियम 6 ड्यूटेराइड के अंदर, जिससे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। ये न्यूट्रॉन्स प्राइमरी स्टेज के न्यूट्रॉन्स के साथ ऐड हो जाते हैं और ये फ्यूजन कंटिन्यू होने लगता है तब तक जब तक कि इकट्ठा एनर्जी वायलेंटली एक्सप्लोड ना कर जाए। ये यूरेनियम 238 टेम्पर भी न्यूक्लियर फिजन से होकर गुजरता है, जिससे कि 50% एक्सप्लोजन्स टोटल सार बॉम्ब के कंपेयर में। सार बॉम्ब के फायर बॉल को टेस्ट किया गया है 8 किलोमीटर वाइड, थर्मोपोल्स 270 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं और शॉक वेव्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं 700 to 900 किलोमीटर दूर। अगर हम फैटमैन से कंपेयर करें तो उसका डैमेज और रेडियस था 2 किलोमीटर। इस मोस्ट डेंजरस बॉम्ब को, जो कि 58 मेगाटन TNT के बराबर, और इसका ब्लास्ट का प्रभाव 160 किलोमीटर तक होता है और इसकी फ्लैश को हम 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अभी भी एक्सपर्ट्स के पास डिफरेंट थ्योरीज हैं सार बॉम्ब के डिजाइन्स के बारे में। एक स्पेकुलेशन के अनुसार इसमें एक प्राइमरी स्टेज, 2 स्मॉलर सेकेंडरी स्टेज और मिडिल में लार्ज टर्शियरी स्टेज होता है। अदर स्पेकुलेशन के अनुसार इसमें 2 प्राइमरी स्टेज होता है और 1 लार्ज सेकेंडरी स्टेज होता है। इसके अलावा और स्पेकुलेशन है जिसमें एक प्राइमरी स्टेज, एक सेकेंडरी स्टेज और एक टर्शियरी स्टेज होता है। एनालिस्ट का कहना है कि सार बॉम्ब में एक से ज़्यादा टर्शियरी स्टेज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 50 मेगाटन एनर्जी जनरेट होते हैं और 50 मिलियन टन्स एक्सप्लोजिव फोर्स जनरेट होते हैं, जबकि फैटमैन जनरेट करता है 21 किलोटन या 21,000 टन्स ओनली। इसके पीछे क्या कारण है कि ये मात्र 50 किलो मेगाटन्स फोर्स पैदा करता है?
इसका कारण ये है कि इसमें यूरेनियम 238 को रिप्लेस कर दिया जाता है लेड से, ताकि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फॉलआउट ना हो 100 किलो मेगाटन्स डेटोनेशन से ज़्यादा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके से सार बॉम्ब वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।